हाँ, तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उससे पहले हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी अबाउट द प्लांट सेल, अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और हम लोग जो भी हमारे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं उनको हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज आई हैव गिवन यू द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, एक जनरल आइडिया आपको पता चल गया है। सेल का भी एक जनरल आइडिया पता चल गया है। जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका कैरोलस लीनियस ने दिया था। उससे पहले हमारा जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, ये अरिस्टोटल ने इसको क्या किया, ये यहाँ पे एनसीईआरटी की देखिए लाइन लिखी हुई है कि अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने किया क्या कि गेव द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, उन्होंने सबसे पहले ये अटेम्प्ट किया और मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ये आपके ऑप्शन में आया हुआ है नीट में, एंड दिस इज द एनसीईआरटी लाइन है आपकी, ठीक है। तो इन्होंने अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इनका नाम था अरिस्टोटल। ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात की थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 भागों में बांटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने इसको प्लांट्स को डिवाइड किया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो हर्ब्स होते हैं दे हैव द सॉफ्ट प्लांट बॉडी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा जो श्रब्स होते हैं दे हैव मेन स्टेम जो होता है उनका स्टेम जो होता है वो वुडी, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली वो श्रबी ग्रोथ होगा लेकिन बहुत वुडी ग्रोथ नहीं होगी जैसे बरगद के पेड़ में होती है, ठीक है। तो तीसरा इन्होंने कहा कि ये ट्रीज की तरह होते हैं, दे हैव वुडी, एंड इनका जो मेन स्टेम होता है वो ट्रंक की तरह होता है, ठीक है, खूब बड़ा सा। अगर आप काटिए किसी शीशम के पेड़ को या पीपल के पेड़ को तो आप बढ़िया सा एक ट्रंक दिखाई देगा जिसमें एनुअल विंग्स हो भी सकती है, एनुअल विंग्स नहीं भी हो सकती हैं। और इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनिमल्स था, एनिमल्स के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई 2 तरह की चीज़ें हैं, एक इनाइमा और एक एनाइमा, ठीक है। इनाइमा ई से है, EN, और एनाइमा आपका ए से है। इनाइमा का मतलब है जिनके पास RBC है और एनाइमा का मतलब है विदाउट RBC। तो इनका जो एक आइडिया इन्होंने दिया विच वॉज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक बेसिस, इस वजह से इनका नाम क्लासिफिकेशन में लिया जाता है, बट द क्रेडिट इज नॉट गिवन टू हिम। द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो आइडिया इनसे लिया, उसके बाद कैरोलस लीनियस ने इसको डिस्कस किया, इसको बताया इन्होंने कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन व्हाट बेसिस पे हम उसको कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 2 लेक्चर्स। हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, ठीक है। What was the drawbacks? What was the drawbacks of the 2 kingdom classification? Raise your hands and tell the answer. ये है ना, यही था ना, क्या था? यहाँ पे हमने बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं उनको क्या किया गया, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स की हमने बात की थी कि इन्होंने जो आपके प्लांट्स थे उसी में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को भी डाला, प्लांट्स को भी डाला। बट बैक्टीरिया इज हैविंग व्हिच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक ड्रॉबैक इनका ये था। दूसरा ड्रॉबैक था कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सबको एक ही में रख लिया, ठीक है। तीसरी इनकी बात की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात किया था इन्होंने कि फंजाई इज हैविंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट देन ऑल्सो उन्होंने किस में डाल दिया, प्लांट के में डाल दिया। फिर हमने आपको बताया था कि द ऑर्गेनिजम्स विच हैव द एनिमल लाइक फीचर लाइक क्लेमाइडोमोनास,
ठीक है। यूग्लिना की हमने बात की थी जिसमें हमने उसे क्या कहा था, इट इज हैविंग बोथ काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, प्लांट्स का भी है और एनिमल्स का है, तो उसमें हमने एक नाम दिया था प्लांटिमल। तो दीज वर द ड्रॉबैक्स। तो इनका ये हुआ कि इन्होंने कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं दी इन ऑर्गेनिजम्स के लिए, इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों आया, बिकॉज टू किंगडम हैड दैट टाइप ऑफ ड्रॉबैक्स, उसमें बहुत सारी कमियां थी, इस वजह से हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपके ड्रॉबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ आप ध्यान देंगे ड्रॉबैक्स पे। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें क्या हुआ, ए अर्नेस्ट हेकल ने दिया था और इन्होंने क्या किया, प्लांट्स, प्रोटिस्टा और एनिमल, इन्होंने जो भी वैसे ऑर्गेनिजम्स थे उनको जो वहाँ पे शॉर्टकमिंग्स आपको दिखी थी उन सबको उठा के किसमें डाल दिया, प्रोटिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रोटिस्टा में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मेड स्पेशली फॉर द मीट, इसी कॉन्सेप्ट को बस आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो प्रोटिस्टा था उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट का द मेन डिफरेंस एक बच्चा कोई बताए, रेज योर हैंड, हाँ बताइए। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे एशियन प्रोकैरियोट एशियन नहीं, जो क्रोमोसोम होता है वो एक, देखिए दिस इज नॉट द वे टू आंसर, हाँ बताइए। हाँ किसमें, किसमें, प्रो में कि यू में? हम सीधी सी बात कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दैट इज व्हाई यू हैव गिवन द नेम न्यूक्लियॉइड, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इफ समथिंग इज स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म तो वो न्यूक्लियॉइड है, जीनोफोर है, प्रोक्रोमोसोम है, यही बात करते हैं ना। तो यू विल से कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इन्होंने किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में। ठीक है, दूसरी चीज, इन्होंने जितने एक्वेटिक मेंबर्स थे उनको भी इसी में डाला, जो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा था कि बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिजम्स इन्होंने कौन कौन से डाले प्रोटिस्टा में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंजाई, फंजाई को कहाँ डाला था हमने टू किंगडम में, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को कहाँ डाला था, एल्गी, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास के पास क्या था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था व्हिच हैड द एनिमल लाइक कैरेक्टर। ठीक है, तो हमने इन सबको उठा करके प्रोटिस्टा में डाल दिया। ठीक है, अब ठीक है भैया, प्रोटिस्टा में डाल दिया आपने, अब हम क्या करेंगे, क्या ये क्लासिफिकेशन पूरी तरह से परफेक्ट है, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं they have diverse lifestyle. Diverse lifestyle का मतलब है since they are unicellular, they have different kind of locomotion with the help of cilia, flagella और pseudopodia. अगर हम प्रोटोजोअन्स की बात करेंगे जैसे कि अमीबा, उसका क्या होगा, विद pseudopodia, false leg। और अगर हम इनकी बात करें आपके पैरामीशियम की तो दे हैव सीलिया, ठीक है, स्मॉल होते हैं वो। और इनकी बात करें यूग्लिना की या ट्रिपैनोसोमा की तो ये कैसा था, यूग्लिना कैसा ऑर्गेनिज्म था, विच हैड दी मिक्सोट्रॉपिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो एनिमल और हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में रह सकता है, दे आर कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ट्रिपैनोसोमा विच इज अ प्रोटोजोअन, ठीक है, विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस इन अफ्रीकन रीजन। ठीक है, वहाँ पे सीसी फ्लाई का नाम सुना होगा, TSE लिखते हैं मगर सीसी पढ़ते हैं, ठीक है। सीसी फ्लाई के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस वो कॉज करता है। ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ होता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है आपके यहाँ पे हैं जो इस तरह के लोकोमोशन करते हैं। ये भी नीट का क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये आपके जो ऑर्गेनिजम्स थे इनको इन्होंने किसमें रखा, प्रोटिस्ट में। ठीक है, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स क्या थे कि आपने यूग्लिना की बात की थी। यूग्लिना हैड द मिक्सोट्रॉपिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज
हेट्रोट्रॉफिक भी और आपका ऑटोट्रॉफिक भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हुआ, बिकॉज बैक्टीरिया को कोई एक प्रॉपर जगह नहीं मिली, क्योंकि बैक्टीरिया के पास इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियॉइड है, जीनोफोर है, प्रोक्रोमोसोम है, ये सब सिनोनिम्स है, ठीक है। प्रोकैरियोट सिनोनिम्स में आप क्या क्या यूज़ करोगे? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉइड, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, ठीक है। ये आपके किस में आएगा? प्रोकैरियोट्स में। तो बैक्टीरिया की चूंकि कोई पोजीशन फिक्स नहीं हुई, तो हमने बात की कि अब हमें ज़रूरत पड़ी किसी और किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों ने कहा, जैसे ये जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, दिस वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल, ये प्रपोज बाय कोपलैंड, और ये जो टर्म दिया गया था इट इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है, डॉट्रे एंड एलन। तो इन्होंने कहा चौथा पॉइंट जो आपका ऐड हुआ यहाँ पे, वो क्या ऐड हुआ? मोनिरल्स। इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है बहुत सारे, ठीक है, नीट में आपके। तो आपने पहले क्या देखा 2 किंगडम में? प्लांट एनिमल्स। थर्ड हैकेल के सिस्टम में प्लांट एनिमल प्रोटिस्ट। चौथे में प्लांट एनिमल मोनिरल्स, वी हैव एडेड मोनिरल्स। तो यहाँ पे हमने चौथे में मोनीरा को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इनका देखते हैं मोनीरा किसमें किन किन ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने मोनिरल्स में रखा। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन था, सभी लोग डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि ये सिंपलेस्ट है, मतलब मोनिरल्स बहुत सिंपलेस्ट है, मोस्ट एबंडेंट है। मोस्ट एबंडेंट का मतलब यूबिक्विटस, ओमनीप्रेजेंट, जिसको सर्वव्यापी, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपके बैक्टीरिया नहीं है। फ्रीजर में भी है, साइक्रोफिलिक कंडीशंस, हेलोफाइल्स, नमक के पानी में भी है, साइक्रोफाइल्स, क्रायोफाइल्स, हेलोफाइल्स, ठीक है। जो भी आप बात करेंगे, जितने भी वर्स एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, वॉल्केनोज में भी है, हर जगह है। इट मीन्स दे आर यूबिक्विटस, दे आर ओमनीप्रेजेंट, वो हर जगह है, सर्वव्यापी है, ठीक है। तो यहाँ के आप इस तरह का, और ये एंशिएंट की जो हम लोग बात कर रहे थे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, ठीक है। दे हैव एंशिएंट काइंड ऑफ ओरिजिन, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका है कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत वेरिएबल होते हैं। अगर आप बैक्टीरिया की बात करिए तो एक सर्कल, एक फोकस से लेके आपको रॉड, विब्रियो, कॉमा और बहुत तरीके के शेप्स मिल सकते हैं। तो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टू अकम्प्लिश द डाइवर्स हैबिटेट, ठीक है। बहुत बड़े रेंज में रहने की क्षमता के लिए इन लोगों ने अपने स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारे फर्स्ट इनहैबिटेंट थे अर्थ के, और आज भी फ्लॉरिश कर रहे थे। जब मिलर एंड यूरे की थियरी हम पढ़े थे तो वहाँ पे हमने कोसर्वेट्स की बात की थी, जिसमें हमने पूरे वो सी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो उसमें हमने बात की थी फ्लॉरिश टाइम लोगों ने किस तरह के बहुत ही टफ कंडीशंस में ओरिजिनेट हुए ये, ठीक। अच्छा, दूसरी हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि साइक्लोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो साइक्लोसिस इनमें एब्सेंट होता है। और यहाँ पे ट्रू सैप वैक्यूल, देखिए सैप वैक्यूल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वैक्यूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सैप वैक्यूल है वो भी इनमें एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स की मैंने बात की थी, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट? हिस्टोन प्रोटीन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स और द यूकैरियोट्स, ठीक है। और मैंने उसमें पूरा न्यूक्लियोसोम सोलेनाइड मॉडल का आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दिया था, ठीक है। अब डीएनए आपको सबको पता है कि दे हैव सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इतनी ज़्यादा जो हम आज जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल भी इनके पास होता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। एक आपका जो मेन क्रोमोसोम होता है विच इज़ डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर इन नेचर, एंड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल विच हेल्प्स इन द पासिंग कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर, जिसमें रिकॉम्बिनेंट हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ प्लाज्मिड का आपका नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, इनके जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया,
सो वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? तो दे हैव स्पेशल फीचर मीजोजोम्स, उनका जो सेल वॉल होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा फोल्डेड होता है, इन्वेजिनेशन होती है आपकी, वो उसे हम मीजोजोम्स कहते हैं। ये हमने जब बैक्टीरिया का आपको स्ट्रक्चर दिखाया था और जब रिवीजन करेंगे तो इसे फिर दिखा देंगे, ठीक है। तो मीजोजोम्स जो होते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ऐसे नहीं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? एक बच्चा, एनीवन रेज योर हैंड्स एंड गिव मी द राइट पॉइंट, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, किसी भाषा में, बट आई नीड द राइट वर्ड। रेस्पिरेशन का क्या मतलब? एक बच्चा, कोई भी बात, हाँ बताओ। ऑक्सीजन द्वारा व्हाट, वही तो पूछ रहे हैं, व्हाट इज रेस्पिरेशन? हाँ बताइए फटाफट। What the gases do? That I want. Breakdown of glucose to produce energy. Complex को simple करते हैं और utilize करते हैं energy। सीधी सी परिभाषा है, कुछ नहीं बोलना है। You are doctors, you talk patient को इतना घुमाओगे यार, ऐसे पेशेंट भाग जाए, ठीक है। सीधी बात करो यार, हम रेस्पिरेशन चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, एटीपी देता है, खत्म बात। बाकी तो रिएक्शंस, मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म आप पढ़ोगे। यू हैव द सबस्ट्रेट, आपने ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन आया, उसने तोड़ के आपको एनर्जी दी, एटीपी, यही है रेस्पिरेशन। दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और वेदर इट इज मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो ये याद रखिए, रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को या किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ता है और तोड़ के आपको एनर्जी देता है, वही रेस्पिरेशन है। चाहे फैट आपका सबस्ट्रेट हो, चाहे प्रोटीन आपका सबस्ट्रेट हो, चाहे ग्लूकोज और स्टार्च या जो भी आप कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे फोर्थ एकदम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, और यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई भाई, क्या ड्रॉबैक हुआ यहाँ पे? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम हो गई फंजाई को। भाई फंजाई को आपने डाला, फंजाई को कहा कि भाई इसके पास जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना वो बना नहीं पाएगा। काइटिन रखा हुआ है उन्होंने अपने सेल वॉल में, जो कि एनिमल का कैरेक्टर है। काइटिन कहाँ होता है? मैंने जब पहली क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि विश्व में टोटल जो आपकी बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है वो 1.7 to 1.8 मिलियन है, जिसमें 1.2 आपका एनिमल्स था, 0.5 आपका प्लांट्स था। अब इस 1.2 मिलियन एनिमल्स में 10,25,000 आपका कौन था? इंसेक्ट्स थे। भैया सब तो ये ले रहे हैं, तो इंसेक्ट्स क्यों इतने डाइवर्स हैं? बिकॉज दे हैव chitin in their exoskeleton, so they can resist any kind of atmosphere, and that is why they have the diverse habitat. उस diverse habitat पे वो रह सकते हैं। तो ये हमने बात की थी, ठीक है। तो हमने कहा था इंसेक्ट्स, तो हम फंजाई की बात कर रहे हैं। फंजाई हैव एग्स, उसके जो सेल वॉल होता है उसमें क्या होता है? काइटिन। काइटिन ही आपके इंसेक्ट्स में होता है। तो इन्होंने एनिमल में उसके फीचर्स को दे रखा था। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेचारा फंजाई इधर उधर घूम रहा था। कुछ लोग प्लांट के लिए लड़ रहे थे, कुछ लोग एनिमल्स के लिए लड़ रहे थे। विटेकर को गुस्सा आया, उसने उठा के उसको अलग कर दिया, और विटेकर ने आपके दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। विटेकर ने बात की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, क्योंकि फंजाई को एक जगह देनी थी, बिकॉज फंजाई इज हैविंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज यूकैरियोट, ठीक है, इट इज यूकैरियोट, इट इज हैविंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज हैविंग काइटिन इन देयर सेल वॉल, ठीक है। तो विटेकर ने इनके सिस्टम को बहुत माना गया, बहुत दिनों तक इनका वो चला। जैसे आपके डार्विन का राज चला मेंडल के रहते हुए। मेंडल अगर उनकी पेपर अगर इंटरनेशनल उसमें पब्लिश हो गए थे
तो डार्विन आपको कहीं नज़र नहीं आता, सिर्फ मेंडलिज्म रहता है, ठीक है। और उनके मरने के बाद जो तीनों आपके को डिस्कवर्स थे, ह्यूगो डी वराइस, फ्रेशर मार्क और कार्ल स्कोरेंस, तो उन्होंने एक रिकग्निशन उन्हें दिया, इसीलिए पेपर छापिए तो इंटरनेशनल उसमें छापिए, घर में नहीं, लोकल में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे विटेकर की। विटेकर साहब ने फंजाई को अलग कर दिया, एक अलग जगह दे दी, और हमने कहा कि चलो भाई अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, जो अब आप यहाँ बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा। ये एनसीईआरटी में आपको बुक में दिया है, हाथ से लिखा है हमने, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ईच एंड एवरी पॉइंट आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। यहीं पे तो इन्होंने, आपके विटेकर साहब ने सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया को एक डिवीजन इनको डिवाइड किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई सेल टाइप। अगर हम मोनीरन्स में देखें, मोनीरन्स में कौन आते हैं? आपके बैक्टीरिया, ठीक है। विच हैव विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? उनमें प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होता है, बाकियों में यूकैरियोट। प्रोटिस्ट जितने आपके होंगे वो सब यूकैरियोट, ठीक है। प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल आप बहुत सारे हैं, आपका यूग्लिना है, ठीक है, जो जितने प्रोटूजुअन्स हैं सब हैं उसमें, लगभग, ठीक है। आप सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो सेल वॉल में अगर हम मोनीरन्स को देखें, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनेंगे आपके जब आप मोनीरा पढ़ेंगे। तो अभी हम बता दे रहे हैं आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना होगा आपको। जब आप मोनीरन्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है ना नॉन सेल्यूलोजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन सेल्यूलोजिक, इट मीन्स दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लाइकन, ठीक है, विच इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन। और यहाँ पे ही हम बात करेंगे मोनीरन्स में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इनके सेल वॉल में क्या होता है, लिपिड होता है, टेट्रिकोइक एसिड और ये सब चीज़ें बातें करेंगे। तो इन्होंने जो दूसरा आधार बनाया वो सेल वॉल बनाया। और प्रोटिस्ट, चूँकि इसमें एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स आपके थे, तो इनमें कुछ में सेल वॉल, भाई मैं अगर एनिमल्स हो तो सेल वॉल तो होगा नहीं, केवल चूनी के जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो प्लांट से रिलेटेड होंगे, जो यूनिसेलुलर होंगे, उनको हमने प्रोटिस्ट में डाला, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इन सम, इस बात को ध्यान कीजिएगा। फंजाई में हमने बात किया, काइटिन एक बेसिस था इनके क्लासिफिकेशन का, ठीक है। काइटिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे। मोनो का एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज है, डाइसेकेराइड का आपका सुक्रोज है, लैक्टोज है। आप पॉली में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप जब पॉलीसेकेराइड में जाओगे तो स्टार्च होगा, काइटिन होगा, एक्सेट्रा, ठीक है। तो काइटिन एक नाइट्रोजिनस कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यहाँ पर इतना ही समझिए। अब प्लांट्स में आप जानते हैं कि जो उनका सेल वॉल, उस दिन हमने कहा था कि महाराणा प्रताप मेरे ख्याल से घास की रोटी खाई थी उन्होंने, जो सेल्यूलोज की बात हमने की थी। तो प्लांट्स के सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज। अगर सब सेल्यूलोज पचा लेते तो हम सब क्या होता? राजा होते, है ना। तो सेल्यूलोज की हमने बात की थी। एनिमल्स में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट? पन्नी वाला एग्जाम्पल मत भूलना। और जो गलत बताया एनिमल्स में सेल वॉल, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग प्लांट्स में, ठीक है, बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग हो ही रही है। तो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डिस्कस किया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो मोनीरन्स हैं, यानी जो प्रोकैरियोट्स हैं, अब विटेकर के हिसाब से मोनीरन्स जो प्रोकैरियोट हैं, दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो देयर उनको क्या कहेंगे? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, न्यूक्लियॉइड या एंशिएंट काइंड ऑफ न्यूक्लियस, इतने सारे नाम, ठीक है। जैसे उसकी व्यवस्था है यूबिक्विटस वाली, वैसे उसके केंद्रक का हाल है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बाकियों में, सब में आपका प्रेजेंट रहेगा। तो ये हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनीरल्स में यूनिसेलुलर, प्रोटिस्ट में यूनिसेलुलर, फंजाई में अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट अगर है तो ईस्ट आपका क्या है? फंजाई है। सही बोल रहे हैं, ईस्ट फंजाई है। कितने लोग हाथ उठाएंगे? सही है भाई ना। बाकियों को क्या है? ब्रेड खाते हो? ब्रेड खाया है सबने? तो ऐसा कोई नहीं है जो ब्रेड नहीं खाया होगा, लेकिन कैसे बना ये नहीं सोचा। क्या ज़रूरत है यार? क्या करेंगे जान के कि कैसे कोई चीज़ बन रही है यार? उसमें ईस्ट ही तो होता है जो फर्मेंटेशन करता है, ठीक है? तो आपका यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट, ठीक है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए का स्ट्रेन आप लोग बेकर यीस्ट की तरह केक खाते हो, पेस्ट्री खाते हो, वो क्या पुडिंग पे भी डालते हैं, कुछ फर्मेंटेशन करना हो, कुछ बनाना हो, तो इतनी सारी चीज़ें खाते हैं पर पता नहीं करता, ठीक है? तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। और फंजाई में देखिए मल्टी सेलुलर, जब हम फंजाई पढ़ेंगे यहाँ से बहुत क्वेश्चंस हुए। फंजाई का माइसीलिया, फंजाई की हाइफी, फंजाई की सेप्टेशन, फंजाई की क्लासिफिकेशन, जैसे ओमाइसिटीज, ठीक है, आपका एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, इतना पढ़ना है। ओमाइसिटीज से कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज से कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्लैम्प कनेक्शन जो कि बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है? तो इसलिए जब आप आज घर जाएंगे तो इस चैप्टर में जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, इन सब या मोनीरल्स हैं, इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे जो फंजाई की बात करेंगे तो यहाँ लूज टिश्यू, यहाँ लिखा है लूज टिश्यू यानी माइसीलियम, ठीक है? इसके बारे में देखिए थोड़ा सा हम यहाँ बता दे रहे हैं। ये माना जाता है कि कोई सेल, यूकैरियोटिक सेल, जैसे मान लीजिए कोई गोल सी चीज़ है, मान लीजिए कि ये बॉटल का ढक्कन है और ये सेल था, ठीक है? ये सेल धीरे धीरे मेरे इसकी तरह बन गया, ठीक है? ये इलांगेट होता गया, इलांगेट होते होते यहाँ सेप्टेशन बनती गई, मतलब दरवाजे, ठीक है? तो हमने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर बना ये हाइफी हो गया। गोल से शुरू हुआ था, बन गया इस तरह से, और इस तरह से होते होते थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़ा होते होते शायद बॉल बनी, शायद बॉल नहीं बनी। बॉल बनी तो सेप्टेट हाइफी, नहीं बनी तो एसेप्टेट। और जब बहुत सारे इस तरह के डंडे मिल गए आपस में तो हमने कहा उसको माइसीलियम। और ये लूज टिश्यू होता है, हमारे कॉर्टेक्स के सेल्स की तरह पास नहीं होता है, लूज टिश्यू होता है, ठीक है? उसमें भी हम लोग क्लासिफिकेशन है पैरेन्काइमेटस, स्यूडो पैरेन्काइमेटस, इस तरह की बातें हैं, वो बात की बात है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे फंजाई की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, और हमने कहा मल्टी सेलुलर यानी कि लूज टिश्यू विच वी कॉल हाइफी। हाइफी जब मिल जाते हैं बहुत सारे तो वो क्या बनाते हैं? माइसीलियम, ठीक? अब यहाँ पे प्लांट्स को आप जानते हैं, एनिमल्स को भी आप जानते हैं कि इनमें टिश्यू चाहे ऑर्गन लेवल हो सकता है, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सभी लोग जानते हैं। और अब आगे बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बहुत सवाल उठते हैं आपके। और यहाँ पे अगर हम मोनीरल्स की बात करें तो मोनीरल्स का दो तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है ऑटोट्रॉफिक में, एक आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। यहाँ से फोटोसिंथेसिस में भी क्वेश्चंस है, PS2 जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अगर कुछ पढ़ा पता होगा तो यहाँ से वहाँ भी क्वेश्चंस बनेंगे। हेट्रोट्रॉफिक, देखिए हेट्रोट्रॉफिक जो है इन केस ऑफ मोनीरल्स ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है? पैथोजेंस या पैरासाइट। मेरा एक सवाल आपसे है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड पैथोजन? एक सवाल, राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड पैथोजन? सेकंड क्वेश्चन, मैम 1 मिनट, what is the difference between parasite and pathogen? The second question, what is the difference between infection, infection, infection and
infestation, INFESTION. What is the difference between infection and infestation? ठीक है, यहाँ पे ठीक है, infection और infestation. मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रही हूँ आपको. अगर हमने कहा कि इन्फेस्टेशन की बात, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई पौधा है, मान लो पक्सीनिया एक फंजाई है और वीट एक प्लांट है, ये दो ऑर्गेनिज्म हो गए ना. अब ये दोनों ऑर्गेनिज्म, अब पक्सीनिया क्या करेगा, इसमें इसको इन्फेक्शन करना है. तो इन्फेक्शन शब्द का अर्थ होता है when there is relationship between host and आपका जो पैरासाइट है. होस्ट और पैरासाइट अगर रिलेशनशिप बना लेते हैं तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम पैथोजेन कहते हैं. अगर होस्ट और जो पैरासाइट है वो रिलेशनशिप बना के कोई डिजीज़ नहीं कॉज करता है, ठीक है, केवल सरफेस, तो जनरली हम ये मानते हैं कि अगर कोई पत्ता है और किसी कीड़े ने उसको थोड़ा खा लिया है मगर उससे कोई डिजीज़ उसको नहीं हुई है, तो वो जनरली इन्फेस्टेशन होता है. लेकिन हो सकता है कि कीड़ा अंदर के सेल्स में जाके कोई बीमारी पैदा कर दे तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा. तो इन्फेक्शन में देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दोनों ऑर्गेनिजम्स में, चाहे प्लांट पैरासाइट की बात करें चाहे एनिमल पैरासाइट की बात करें, ठीक है. तो पैरासाइट पैथोजेनिक हो सकता है. पैथोजेन का मतलब होता है वो डिजीज़ पैदा करेगा. कोई भी आपके साथ जुड़े, बीमारी पैदा किया, तो वो पैरासाइट आपका क्या हो गया, पैथोजेन हो गया. तो यहाँ पे हम लोगों को बात करनी है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसमें हमने 3 चीज़ें दी हैं, सैप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बियोटिक. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. तो यहाँ पे जो पहला है सैप्रोफाइट. सैप्रोफाइट का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म which feed on